वेलकम टू स्टडी टू लर्न। तो आज हम पॉलिटी का जो हम पीटी 365 कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसमें हम जो आपका पीटी 365 में सेकंड टॉपिक है और थर्ड टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही में यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ज़्यादा नहीं है बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें मुझे लगता है कि वो हमें साथ साथ में करते रहने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो इन्हीं टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पेशेंसली आपने इसको देखना है, एंड तक देखिए। सारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब इजी वे में समझाए गए हैं। और पीटी 365 में जो टॉपिक्स हैं वो तो हमने कवर किए ही हैं, लेकिन उनके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने इसमें इंक्लूड की है। तो पेशेंस के साथ आप सुनिए और अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। जो टॉपिक 2 है उसमें जो टॉपिक आते हैं, देखो, क्वेश्चन आर आता है, देन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, देन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देन देर इज़ राज्यसभा इलेक्शन, एंड देर इज़ सम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एज वेल। सो वी विल सी। और ये सारा आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में आता है टॉपिक। देन देर इज़ टॉपिक नंबर 3 सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। इसमें सिक्स शेड्यूल के बारे में है। देन देर इज़ बोरिंग पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 370 है, जो हम अच्छे से बैकग्राउंड के साथ हिस्ट्री के साथ देखेंगे हल्का सा। देन देर इज स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल है, एंड देर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ नोन एज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा। तो ये सेकंड और थर्ड टॉपिक जो हम पीटी 365 का इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये है टॉपिक 2। देन वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन आर। ये क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर होता है जो फर्स्ट सीटिंग होती है। क्या? फर्स्ट आर सीटिंग। सपोज करो ये हमारी लोकसभा है। अब जो फर्स्ट और पहला 1 घंटा जो होता है उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन आर। इसमें एमपीज जो होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स को। अब ये क्यों पूछते हैं? ताकि उनको अकाउंटेबल कर सके, उनकी फंक्शनिंग जो मिनिस्ट्रीज़ की है उनको क्वेश्चन कर सके, वरना वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। सो कहने का मतलब जो फर्स्ट आवर डेडिकेट किया जाता है वो क्वेश्चन आर के लिए किया जाता है। ये वाली फिगर देखिए, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका क्वेश्चन आर होता है। देन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका जीरो आर होता है। सो एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आर और जीरो आर में क्या डिफरेंस है। इनिशियल जो फर्स्ट 1 घंटा जो आपको जो डेडिकेट किया जाता है वो क्वेश्चन आर के लिए किया जाता है। देन सेकंड वाला जो 1 घंटा किया जाता है वो जीरो आर। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच होता है। देन 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रेगुलर जो बिजनेस होता है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन भी होती है, जैसे कि ऑन फ्राइडे आपको शॉर्ट डिस्कशंस भी कुछ मिलती हैं। जैसे कि कुछ प्राइवेट बिल्स होते हैं वो फ्राइडे के दिन ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो डिस्कशन भी फ्राइडे वाले दिन इस टाइम के बीच में होती है। होपफुली आपको ये अच्छे से हो गया होगा। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है? नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बल्कि ये मेंशन है रूल इन प्रोसीजर। अब रूल इन प्रोसीजर दोनों हाउसेस के अलग अलग हैं। सो लोकसभा के अलग रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं और राज्यसभा के अलग। सो जो क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा के लिए अलग से मेंशनड है और राज्यसभा का अलग से मेंशनड है। हाँ, ये इतना ही याद रखना है कि दे आर नॉट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर जस्ट रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ द हाउसेस। अच्छा, क्या प्राइवेट मेंबर जो होता है वो क्वेश्चन मतलब कैन इट बी आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर? क्या क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइवेट मेंबर? बिल्कुल, क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन हर कौन सी सिचुएशन पे नहीं होता है? देखो, सपोज करो जब बजट का दिन आता है उस दिन आपको जो फर्स्ट आवर है उस दिन आपको क्वेश्चन आवर नहीं दिखेगा, क्योंकि उस दिन बजट इंट्रोड्यूस होता है। सेकंड, जब फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा, क्यों? अरे भाई, आप क्वेश्चन पूछोगे ही क्या जब लोकसभा ही फर्स्ट टाइम आई है? अभी उनको बैठने तो दो, कुछ काम करने तो दो, तभी तो आप उनको क्वेश्चन पूछोगे। थर्ड आता है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और प्रेसिडेंट कब एड्रेस करता है? जब तो न्यू लोकसभा आती है तब, या तो न्यू ईयर, एवरी न्यू ईयर पे प्रेसिडेंट क्या करता है? एड्रेस करता है। तो उस टाइम पे भी क्वेश्चन आवर जो नहीं मतलब कि पूछा जाता। सो ऑन ऑल डेज अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है कि क्वेश्चन आवर इज़ कंपलसरी, तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, इन जब ये सिचुएशंस आती हैं तब क्वेश्चन आवर्स नहीं पूछा जाता। अब जीरो आवर जो हमने बात की, तो जीरो आवर क्या होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो टाइम होता है जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर, ये होता है जीरो आवर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो टाइम गैप होता है क्वेश्चन आवर और एजेंडा, जो डे का एजेंडा है उसके बीच का, उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। अब ये इसकी एक चीज़ याद रखनी, ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है।
एक चीज़ याद रखनी है, ना ही तो ये क्वेश्चन आर में है, सॉरी ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही ये आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है। ये एक इंडिया की इनोवेशन है, इनोवेटिव है, इनोवेशन है जो कि यूज़ की जाती है। अब दो कॉन्सेप्ट और हैं, एक होती है शॉर्ट एंड आवर डिस्कशन, एक होती है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जो शॉर्ट एंड आवर डिस्कशन होती है, इसमें अगर आपको लगता है जो मिनिस्टर्स ने, एमपीज़ ने क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं वो अनसेटिस्फाइड है, वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है, तब आप एक हाफ एन आवर डिस्कशन बोल सकते हो। और शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन होती है ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 2 आवर, उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अब देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, अनस्टेयर्ड होता है, स्टेयर्ड होता है, देन शॉर्ट नोटिस। जो अनस्टेयर्ड होता है ना, वो रिटन फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, स्टेयर्ड में ओरल में मिलेगा, और शॉर्ट नोटिस में भी ओरल में मिलेगा। क्या हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अनस्टेयर्ड में नहीं पूछ सकते, लेकिन स्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या हमें इन क्वेश्चन पूछने से पहले नोटिस देना पड़ता है? बिल्कुल। अनस्टेयर्ड और स्टेयर्ड को 15 दिन का नोटिस पहले आपको एडवांस में देना पड़ता है, और शॉर्ट नोटिस शॉर्ट लेस देन 10 डेज। अब इनकी लिमिट पर डे की क्या है? देखो, लोकसभा में 230 230 से 255 के बीच में आप पूछ सकते हो, और राज्यसभा में 155 आप अनस्टेयर्ड क्वेश्चन पर डे में पूछ सकते हो। और जब स्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस है, उसमें लोकसभा में 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 20। अब लिमिट पर मेंबर मतलब एक मेंबर कितना पूछ सकता है? तो लोकसभा में एक मेंबर एक दिन में 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, और राज्यसभा में एक मेंबर 7 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये स्टेयर्ड हो चाहे अनस्टेयर्ड हो, और चाहे शॉर्ट नोटिस हो। ये टेबल एक बार ध्यान से आप देखिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है भैया? प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो आपका नॉन मिनिस्टर एमपी होता है। देखो, सपोज करो ये आपकी पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, एक सेकेंड, ये आ गई आपकी लोकसभा, ये राज्यसभा। अब कुछ मेंबर यहाँ से इलेक्टेड हुए, तो जो ये वाली बास्केट है ये होगी इलेक्टेड। अब इसमें से कुछ मिनिस्टर्स जो एमपीज़ होते हैं, ये सारे के सारे आ गए एमपीज़। अब कुछ एमपीज़ ऐसे होते हैं जिनको क्या मिनिस्ट्रीज़ मिलती है। अब सपोज करो ये वाले बंदे जो हैं इनको मिनिस्ट्री मिली, अब जो ये बाकी वाले एमपी हैं ना, इनको आप प्राइवेट मेंबर बोल सकते हो, ठीक है जी। अब ये जो प्राइवेट मेंबर हैं इनको नॉमिनेट कौन करता है? बाय नॉमिनेटेड, ये होते हैं बाय नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लास्ट 2.5 घंटे जो फ्राइडे पे होते हैं ना, उस दिन को प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस किया जाता है। और प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 महीने का नोटिस पहले देना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ है, जो प्राइवेट मेंबर बिल है, जो ये बिल है, ये खुद एमपी हिमसेल्फ उसने ड्राफ्ट किया होना चाहिए, किसी से ड्राफ्ट नहीं करवाया होना चाहिए। और ये 14 अभी तक 14 पास हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, 1970 में लास्ट टाइम जब पासिस हुए थे, 1970 से के बाद अभी तक कोई सा भी पास नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम जब प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था तो वो था 1970 में, उसके बाद कोई सा भी पास नहीं हुआ था। सेकंड टॉपिक जो है हमारा 2.2 वो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी कितने टाइप की होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है एडहॉक, जिसको हम टेम्परेरी बोलते हैं। एक होती है परमानेंट, जिसका काम क्या है, वो परमानेंट बेसिस पे है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्लियामेंट्री कमेटी? बिल्कुल, पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जो एडहॉक होती है वो टेम्परेरी नेचर की होती है। मतलब सपोज करो किसी एक चीज़ के लिए एक कमेटी बनाई पार्लियामेंट ने, अब उसका वो काम फिनिश हो गया, जैसे वो फिनिश हो गया पूरी की पूरी कमेटी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन परमानेंट में क्या है, हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एवरी ईयर, और इसका जो वर्क है वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे है, इसलिए ये परमानेंट कमेटी है और ये एडहॉक कमेटी है। अब एक नोट है, पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। अब जो ये कमेटीज़ रिकमेंडेशन करती हैं, क्या ये बाउंड होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं, इनकी रिकमेंडेशन सिर्फ बाइंडिंग, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होती है, सिर्फ एक सुजेशन वाली होती है। एक सुजेशन दे सकती हैं, सुजेशन दे सकती हैं, लेकिन बाइंडिंग नहीं होती हैं पार्लियामेंट में। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस पार्लियामेंट्री कमेटी क्या? बिल्कुल हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में पार्लियामेंट कमेटी मेंशन्ड है। अब ये कौन कौन सी कमेटी है जिसमें आपके मिनिस्टर जो वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते? तो पार्लियामेंट कमेटी ऑन एस्टीमेट पब्लिक अकाउंट, एक पीएसयू भी होती है अंडरटेकिंग वाली, उसमें भी नहीं हो सकता आपका मेंबर, ठीक है। और कमेटी एंड गवर्नमेंट एश्योरेंस, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, देन देर इज़ कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, देन देर इज़ कमेटी ऑन पिटिशन, देन देर इज़ सब लेजिस्लेटिव, एंड देर इज़ एन कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। सो इन सारी कमेटीज़ में
PSU को भी इंक्लूड करके इन कमेटीज़ का मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता, कैन नॉट बी ए पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद में रखना है। अब 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये वाली कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यहाँ पे मेंशन आप कर लीजिएगा, ये भी इसमें मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। अब एक चीज़ याद रखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये कैग की रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है, ठीक है ना। और जो एस्टीमेट कमेटी है ये हमारे बजट के रिलेटेड सजेशन देती है कि भाई कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ये एग्जामाइन करती है रिपोर्ट PSUs पे, जो हमारे PSUs हैं, और ये कैग और अदर्स की रिपोर्ट वो भी क्या करती है? एग्जामाइन करती है। ये इनका पर्पज़ होता है में। अब मेंबर्स कितने होते हैं? देखो, मैंने पहले भी करंट अफेयर में पढ़ाया था, जो एस्टीमेट कमेटी होती है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है। टर्म तीनों की तीनों कमेटी 1 साल के लिए बनाई जाती हैं, एक चीज़ याद रखनी है। सेकंड चीज़ याद रखनी है, जो एस्टीमेट कमेटी है लार्जेस्ट है, इसके 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और मेंबर कौन अलग करता है? ये अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के, और इनका चेयरमैन जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, अपोजिशन से। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, भाई कन्वेंशन है कि भाई हमने हमारे पार्लियामेंट में कन्वेंशनरी एक बना रखी है कि जो स्पीकर जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो अपोजिशन से होगा। सो इट इज़ बाय कन्वेंशन। अब ये कब से है? ये 1950 से ये कंटिन्यू रही है हमारी एस्टीमेट इकोनॉमी। सो अब हम देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा से होते हैं। अब जो मेथड होता है PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। सो मेथड कौन सा होता है इनके इलेक्शन का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। तीनों में ही मेथड यही सेम है, एक चीज़ याद रखनी है आपको। और इसमें जो अपोजिशन से चेयरमैन होगा और अपॉइंट करेगा स्पीकर, ठीक है। ये 1921 से स्टार्ट है और किसके अंडर आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। अब थर्ड आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये क्या है? इसमें भी 22 मेंबर हैं और 15 जो हैं लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। टर्म इसका भी 1 ईयर है। और कहाँ से मेंबर हो सकते हैं? फ्रॉम लोकसभा से। तो ये चीज़ याद रखनी है, इसका चेयरमैन कहाँ से होगा? लोकसभा से होगा। और अपॉइंट कौन करेगा? जो स्पीकर करेगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे अपोजिशन से पार्टी का आएगा, यहाँ से वही रूलिंग पार्टी, सॉरी एस्टीमेट कमेटी का जो है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के क्यों हुआ? क्योंकि 30 के 30 मेंबर ही लोकसभा से है ना यार। तो जब लोकसभा 30 के 30 अगर लोकसभा से ही आपके 30 के 30 मेंबर हैं, तो आपका चेयरमैन फिर राज्यसभा या अपोजिशन पार्टी से कैसे होगा? तो ये इलेक्टेड मेंबर रूलिंग पार्टी से ही होता है और पब्लिक अकाउंट में अपोजिशन से होता है। और जो यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसमें लोकसभा से होता है। इसमें कहाँ से होता है? लोकसभा से होता है। अपॉइंट कौन करता है? तीनों केसेस में आपका स्पीकर करता है। तो इसे ये कब से है? 1964 से अभी तक कंटिन्यू है। तो होपफुली आपको अच्छे से याद रहेंगी। और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, आराम से इनको करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अच्छा क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं डिफाइंड। अच्छा क्या ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिफाइंड है? जी बिल्कुल भी नहीं। ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और ना ही RPA एक्ट 1951 में है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट इसकी याद रखनी है। इजेंस क्या है कि जो लेजिस्लेटर हैं शुड बी एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ इन अ फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट ऑफ ड्यूटी। कि भाई जिस काम के लिए आप लेजिस्लेटर्स को लाया गया है उसी के लिए करिए, अपने प्रॉफिट की तरफ मत जाइए, वरना वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करेंगी। तो ये क्या काम करती है? एक ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे, ताकि वो अपना जो ड्यूटीज़ है वो फ्री मैनर में कंप्लीट कर सकें। अब देखिए 4 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी उससे हमें ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए है। अब वो क्या है चीज़ें? देखो पहले हम सिर्फ पढ़ते हैं। वो केस का नाम था बरदोलाई वर्सेस वपन रॉय, 2011 का केस था। तो फर्स्ट बोलता है वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट। क्या गवर्नमेंट जो है उस जो ऑफिस अक्वायर किया है उसमें अपॉइंटमेंट है या रिमूव कर सकती है वहाँ के फंक्शंस को। सेकंड बोलता है कि जो ऑफिस है क्या वो रिम्यूनरेशन है अटैच, किसी से पैसे आते हैं वहाँ पे। थर्ड बोलता है वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज़ गवर्नमेंट पावर। क्या जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो क्या वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ इन्फ्लुएंस है। देन फोर्थ बोलता है वेदर द ऑफिस इनेबल टू होल्ड टू इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रोनेज
क्या वो जो ऑफिस है इन्फ्लुएंस करता है? देखो यार, इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। आपको क्या ध्यान में होना चाहिए, देखो समरी क्या कहती है। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस किस को अप्लाई करता है, तो एक चीज़ याद रखनी है, अप्लाइज टू एमपीज, एमएलए और एमएलसी। सो एमपी, एमएलए और एमएलसी को अप्लाई होता है। नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एग्जेम्प्टेड पोस्ट, और बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन एग्जेम्प्ट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब डिसक्वालिफिकेशन जो रिकमेंड करता है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सपोज करो कोई एमपी है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करता है, तो इसको अब डिसक्वालीफाई कौन करेगा? इसको डिसक्वालीफाई करेगा कौन? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग है किस पे? प्रेसिडेंट पे, अगर सेंटर में कोई मिनिस्टर है तो गवर्नर पे, अगर कोई स्टेट में है। और जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू लेकिन सिर्फ कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब ये देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे। डज गवर्नमेंट अपॉइंट, क्या उस ऑफिस को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? डज गवर्नमेंट रिमूव, क्या गवर्नमेंट उसको रिमूव करती है? डज गवर्नमेंट पे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कुछ पेमेंट इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है? डज गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है? देन व्हाट आर दी फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं? अगर ये सब चीज़ें किसी ऑफिस में हैं तो देन दैट इज़ नोन एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सिंपल कर दिया मैंने। आप वो 4 प्रिंसिपल्स को आप छोड़ दीजिए, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए है। अभी न्यूज़ में क्यों था कि राज्यसभा के 19 सीट्स पे 8 स्टेट से इलेक्शंस हुए हैं। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है इलेक्शंस। अब देखो, राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है, और हर साल इसके हर दूसरे साल इसके 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं। क्या टेनवर क्या है राज्यसभा का? तो नहीं, राज्यसभा का टेनवर नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है। अब हाउ कैसे होता है? हु इलेक्ट्स, ये इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है किसको? स्टेट्स को। मेथड क्या होता है? मेथड वही प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और क्या फोर्थ शेड्यूल में, देखो फोर्थ शेड्यूल में जो एलोकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, फोर्थ शेड्यूल में लिखा है कि राज्यसभा का मेंबर जो होगा वो स्टेट में से होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 80 और आर्टिकल 84। आर्टिकल 80 क्या बोलता है कि भाई राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 है, और उसमें से 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और कौन करेगा? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। टर्म जो है 6 साल का है। ठीक है। इफ़ एन इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर रिमेन्स टिल रिमाइंडर ऑफ टर्म्स, और जब तक वो रहेगा, तब जब तक का उसका पूरा टेनर ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर दिए हैं कि भाई वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसकी एज जो है 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि वो क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का, भाई वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने लायक होना चाहिए, तभी वो आपको राज्यसभा का मेंबर बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये इलेक्शन का प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट अदर न्यूज़ थी, ज़्यादा अच्छे से अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक एमपी लेड स्कीम है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या होते हैं? ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं जब कोई एमपी क्या करता है, या कोई मेंबर जो है लोकसभा या राज्यसभा का, वो अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर देता है। सपोज करो अगर किसी को बोला कि भाई इस बिल के साथ आपको यस भरनी है, अगर वो अगेंस्ट जाता है तो वो क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा। और इसमें विप भी इशू की जाती है, क्योंकि हर एक पार्टी का विप मेंबर होता है, और फिर उसको निकाला भी जाता है। प्राइम मिनिस्टर आपका रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देते हैं। खैर, इतना हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 164 क्लॉज 1A, ये क्या बोलता है? इट स्टेट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कहते हैं जो मिनिस्टर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है, कि ये 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। ठीक है। अब ये इंसर्ट कब किया था? ये इंसर्ट किया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और ये इसलिए है क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एमपी की है उसकी स्ट्रेंथ के लिए बताता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर स्टेट्स। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसेंटली अर्नब गोस्वामी के लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस था, तो उसमें सीएम ऑफ महाराष्ट्र ने उनके अगेंस्ट लगाया था। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या होता है? वायलेशन करना प्रिविलेजेस, चाहे एमपी हो पार्लियामेंट का 105 आर्टिकल के अंदर,
चाहे एमएलए हो, बोथ ऑफ दी हो, आर्टिकल 194 के अंडर। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अगर एमपी एमएलए ब्रीच करता है तो वायलेट करता है तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के अंडर लाया जाता है। तो इतना, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एमपी लेड स्कीम क्या है? एमपी लेड स्कीम है कि फंड्स दिए जाते हैं एमपीज़ को और वो अपने अपने एरियाज़ में वो उस फंड्स को यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये क्या है? ये अर्ज गवर्नमेंट टू रिलीज फंड्स फॉर, अब गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला कि भाई हमें रिलीज़ किए जाए फंक्शन जो फंड्स हैं इसके एमपी लेड स्कीम के अंदर, उनको रिलीज़ किया जाए। कोविड-19 के जो वजह से सस्पेंड कर दिए गए थे। अब ये सेंट्रली गवर्नमेंट स्कीम है जो प्रोवाइड करती है हर एमपी को कि वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सुजेस्ट करता है कि अपना 5 करोड़ तक, एक साल में 5 करोड़ तक का काम वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन हर साल आती हैं। और 15% जो एमपी इंटाइटलमेंट्स हैं वो किसके लिए होते हैं? एससी पॉपुलेशन के लिए। और 7.5% जो हैं ऐसे एरिया जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन होती है। अटॉर्नी जनरल, इसका टेनवर एक्सटेंड कर दो भाई फॉर 1 ईयर, सो टेनवर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। अब एक चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 76 जो प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल का। अब ये क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारी कंट्री का। और ये कौन बंदा हो सकता है? ये ऐसा बंदा हो सकता है जो एज क्वालिफाइड हो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। अब इसका टेनवर जो था, टेनवर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो अटॉर्नी जनरल है इसका टेनवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। और ये अपना ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट ही इसका टेनवर एमोलमेंट्स वगैरह करता है। तो अभी रिसेंटली 1 साल उसका बढ़ा दिया गया है। तो अब देखो, जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है ना, आर्टिकल 76 के अंडर आता है। इसको स्पीक की बहुत ज़्यादा, मतलब ये किसी भी प्रोसीडिंग में जा सकता है पार्लियामेंट की, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, लेकिन ये वहाँ बैठ सकता है लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। भाई सुनवाई तो कर सकता है, सुन सकता है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे जाके वोट नहीं कर सकता। तो राइट टू वोट नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है 9th शेड्यूल, जो हम पिछले सेक्शन में भी देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा था लेकिन वहाँ भी डिस्कस नहीं किया था मैंने। तो आर्टिकल 31B के अंडर आता है। जितने भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर होते हैं वो कोर्ट के अंदर नहीं चैलेंज किए जाते। ये 9th शेड्यूल इसलिए आया था। अब कब आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसको ऐड किया गया था। क्यों? टू प्रोटेक्ट ज़मींदारी अबोलिशन लॉ। अब ये सेंटर और स्टेट दोनों के लॉज होते थे। इनिशियली इसमें 13 लॉज थे और अभी लगभग 284 लॉज हैं इसके अंदर। IR कोयलो केस 2007 इंपॉर्टेंट है। इसने बोला था कि 9th शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। कहने का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल में नहीं हो सकती। अब लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होंगे? अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशव नंद भारती केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अगर उसको वायलेट करते हैं देन आपका 9th शेड्यूल के जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 9th शेड्यूल जो है आप उसका जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक आपके टॉपिक 2 में थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो कुछ समझ आएगा नहीं कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट ये बोलती है जो पार्लियामेंट है इंडिया का कोई सा भी एक पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल में डाल सकता है। सेकंड बोलता है द वैलिडिटी ऑफ लॉ placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई जो वैलिडिटी है लॉ की वो 9th शेड्यूल के अंदर वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में, कहने का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो बी भी गलत है, देन देयर सी विल बी ऑल्सो गलत। अब या तो ए है या तो डी है। तो देखो पहला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पार्लियामेंट 9th शेड्यूल के अंदर कुछ लॉज को रख सकती है और स्टेट सेंटर के साथ साथ स्टेट भी रख सकती हैं। रिसेंटली अभी मैंने बताया था, एक सेकेंड अभी बताता हूँ मैं। हाँ देखो, बोथ सेंटर एंड स्टेट लॉज। तो अगर सेंटर एंड स्टेट लॉज हैं तो सेंटर में कौन होता है? पार्लियामेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सो ए विल बी आवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ए प्राइवेट मेंबर बिल is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India।
जो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर क्या कर सकता है। मैंने अभी पीछे डिस्कशन में बताया था कि जो एमपीज मिनिस्टर बन जाते हैं वो प्राइवेट मेंबर नहीं होते, जो दूसरे होते मिनिस्टर होते हैं ना वो भी प्राइवेट मेंबर होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 1970 के बाद अभी तक कोई सा भी प्राइवेट मेंबर पास नहीं हुआ है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो ऑप्शन विल बी डी, डी विल बी योर आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, हाँ, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है एक्सरसाइज कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। जो पार्लियामेंट है वो अपने फंक्शंस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किन के थ्रू कंट्रोल करती है। देखो तीन ऑप्शंस हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो देखो अभी मैंने जब क्वेश्चन आर पढ़ाया था तो उस एक ऐसे मेथड होते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं, एमपीज़ को क्वेश्चन पूछते हैं, अकाउंटेबल मिनिस्टर को लिया जाता है। तो देखो अगर सपोज करो अगर आपको सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट पता है तो सेकंड स्टेटमेंट कहाँ कहाँ है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी और थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब बी और डी में देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड भी बिल्कुल, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और जो फर्स्ट है एडजॉर्नमेंट मोशन, बिल्कुल ये भी है। तो डी विल बी और आंसर, तीनों के तीनों मेथड हैं। अगर आपको सपोज करो ऑप्शन ए के बारे में नहीं पता था, स्टिल आप क्वेश्चन और एक सिर्फ स्टेटमेंट का पता होने से आपने दो एलिमिनेट कर लिए गए थे। तो 50-50 पे जब आप पहुंच जाते हो तो तब चांसेस आपके सही मार्क करने के ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट। अभी हमने रिसेंटली तीनों की तीनों फाइनेंशियल जो कमेटीज थी डिस्कस की थी, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है जो इसके मेंबर है 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल गलत। इसमें तो हमने बोला था भाई 22 हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगर पहली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका उड़ जाता है। बी और सी ऑप्शन में देख के क्या लगता है कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जब सही है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल इसी काम के लिए तो होती है। सो आंसर रहने वाला है आपका बी, बी विल बी आवर आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री। तो मैंने अभी बताया था एस्टीमेट कमेटी, जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। और 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा से ही होता है, ठीक है ना। जो रूलिंग पार्टी होती है उससे इसको इलेक्ट किया जाता है चेयरमैन। कौन इलेक्ट करता है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसमें बोलता है जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की क्या इसको इंक्रीज कौन कर सकता है। सो टू इंक्रीज दी पावर ऑफ जजेस वो हमारे पार्लियामेंट में है। सो बी विल बी और आंसर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को इंक्रीज कर सकती है नो डाउट, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिक्रीज नहीं कर सकती। तो कहीं भी अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है कि पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डिक्रीजेज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि पार्लियामेंट सिर्फ पावर को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और क्वेश्चंस भी थे जो हमने किए डिस्कस। अब थर्ड टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको हो जाएंगे। तो 3.1 है सिक्स्थ शेड्यूल। अब छठे शेड्यूल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो आती हैं 4, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसका ट्रिक क्या है, ATMM। अब एम में एक में आई आएगा, एक में ई आएगा। क्यों, देखो असम, त्रिपुरा, MI मिजोरम, ME मेघालय। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि मणिपुर जो है वो आपके सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिक्स्थ शेड्यूल का आपको इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके PT 365 में है इनर लाइन परमिट। भाई इनर लाइन परमिट क्या होता है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इंडियन सिटीजन्स को अगर विजिट करनी हो कौन सी स्टेट्स में, वो अभी हम बताते हैं। इन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट्स हैं, अगर उन स्टेट्स में विजिट करना हो या आपको घूमने जाना हो या कुछ टाइम के लिए रहने जाना हो तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। अभी इनर लाइन परमिट किससे लेंगे, जो वहाँ के जो स्टेट ऑफिशियल या अथॉरिटीज़ होगी उनसे आपको इनर लाइन परमिट होगा। अब ये कौन कौन सी स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है,
मिज़ोरम में है और मणिपुर। मणिपुर जो है रिसेंटली एडिड हुआ है। तो अब याद रखना, जो मणिपुर है वो इनर लाइन परमिट में है, लेकिन 6th शेड्यूल में वो नहीं है। इतना याद रखना है। अब जो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रिटिश टाइम का है, ब्रिटिश टाइम इरा का है। तो तब अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ का इन्फ्लुएंस उस जगह पे ना हो, इसलिए उन लोगों को ऐसे किया गया था। ये तो तब तो ये था कि ये यूनिटी वगैरह ना हो जाए और ये अलग अलग रहे, वहाँ के रिसोर्सेज पे कोई और आके ना कब्जा कर ले, इसलिए ब्रिटिशर्स का था। लेकिन अब इंडिया में ये क्यों है? वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्राइबल्स के कल्चर्स वगैरह सब कुछ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट अब इंडिया ने रखा गया है। अब ये किस एक्ट के अंदर आता है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। इसके अंडर इनर लाइन परमिट जो है वो हमारे वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। सो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ट्रिक क्या कर सकते हो? नाम, इसमें भी MM दो हैं, MI और MA, मिजोरम और मणिपुर। अब परमिट फॉर फॉरेनर्स। अब क्या भैया सिर्फ इंडियन से जा सकते हैं, फॉरेनर नहीं जा सकते? बिल्कुल फॉरेनर जा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट भूटान, भूटान के सिटीजन को छोड़ के एवरी फॉरेनर एक्सेप्ट भूटान सिटीजन हु डिज़ायर टू इंटर एंड स्टे इन ए प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया। उस एरिया प्रोटेक्टेड एरिया होता है और रिस्ट्रिक्टेड मना किया जाता है वहाँ जाने से। ऐसे एरिया में जाने के लिए इनको एक स्पेशल परमिट चाहिए, है इनलैंड परमिट जैसा ही, लेकिन इसका नाम है परमिट फॉर फॉरेनर। सो वो जो है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। अब ये कौन देगा? जो वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी। याद रखना, सेंटर नहीं देती है, वहाँ की जो स्टेट की, उन स्टेट्स की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो देती है। तो ये होपफुली आपको तैयार हो गया होगा। अब देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, अब इन दोनों के थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, एप्लीकेबल कौन कौन सा होता है? देखो 5th शेड्यूल में ये 10 स्टेट्स हैं। अगर हम नॉर्थ से लें तो हमारी हिमाचल प्रदेश है, जब थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में आ जाएं तो गुजरात है आपका, राजस्थान है, जन थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो MP है आपका, थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो महाराष्ट्र है, थोड़ा सा इधर की ओर खिसक जाएं, थोड़ा सा MP से इधर की ओर चल जाएं तो झारखंड है आपका, देन थोड़ा सा नीचे छत्तीसगढ़ है आपका, देन थोड़ा सा नीचे उड़ीसा है आपका, देन दो साउथ में दो जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 10 स्टेट्स जो हैं वो आपके 5th शेड्यूल में आती हैं। और 6th शेड्यूल में जो मैंने अभी रिसेंटली बताया, असम आती है, मेघालय आती है, त्रिपुरा आती है और मिजोरम आती है। क्या मणिपुर आती है? नहीं, मणिपुर नहीं आती। क्या मणिपुर इनर लाइन परमिट में आती है? बिल्कुल आती है। कब? रिसेंटली, सबसे रिसेंटली कौन सी ऐड ऑन हुई है? मणिपुर ही ऐड ऑन हुई है। किसके लिए होती है? जो 5th शेड्यूल होता है ना, ये शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती है। जो 6th शेड्यूल होती है सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए होती है। अब कौन इनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है? तो एक चीज़ याद रखना, 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट करता है और 6th में गवर्नर करता है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कौन डिक्लेयर करता है कि जो लॉज हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे या विद मॉडिफिकेशन? जो नॉर्मल स्टेट्स इंडियाज़ में लॉज होते हैं वो एज इट इज़ वहाँ अप्लाई नहीं होते हैं, वहाँ थोड़े से मॉडिफाई होके इन स्टेट्स में या कोई भी स्कीम जो होती है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। तो देखो, सेंट्रल लॉज जो है वो गवर्नर करता है, किसमें? 5th शेड्यूल की बात करते हैं पहले हम। और स्टेट लॉज जो है वो भी गवर्नर करता है। अब 6th शेड्यूल में जो सेंट्रल लॉज हैं, आसाम में गवर्नर करता है और बाकी स्टेट्स में देखो पहले हम सेंटर की बात करेंगे। आसाम में गवर्नर करता है, लेकिन जो बाकी की 3 स्टेट्स हैं, ये 3 मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है। तो सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जो 6th शेड्यूल में सेंट्रल लॉज हैं वो प्रेसिडेंट करता है कहाँ कहाँ पे? एक्सेप्ट असम। अब स्टेट लॉज दोनों जगह गवर्नर करते हैं, ठीक है ना, आसाम में भी और दूसरी 3 स्टेट्स में भी। अच्छा, पेसा एक्ट कहाँ पे आता है? पेसा एक्ट जो है वो 5th शेड्यूल में लागू होता है, 6th में नहीं होता, ठीक है। अब 5th शेड्यूल में क्या होता है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और 6th में क्या होता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किस में होती है? 5th शेड्यूल में। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस में होती है? 6th में। अब जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इसमें क्या 20 मेंबर होते हैं, एक स्टेट लेवल पे होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और इसमें 20 मेंबर होते हैं, उसमें से 15 जो होते हैं वो वहाँ के ST MLAs जो होते हैं उनको। सो इलेक्शन नहीं होता, तो एक चीज़ याद रखनी है, वहाँ के जो ST MLAs हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो 20 में से 15 ये और 5 जो नॉमिनेट किए जाते हैं। और सेकंड जो है यहाँ पे अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, 30 मेंबर होते हैं, 30 में से 20 जो हैं मेंबर, 26 मेंबर जो होते हैं वो आपको इलेक्ट करने हैं, वोट्स देने एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पे, और 4 ही नॉमिनेट किए जाते हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छे से कवर हो गया होगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक जो है बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट।
अब ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग लिमिट स्टेट की इंक्रीज़ कर दी है 5%, सॉरी डिक्रीज़ कर दी है क्या, हाँ इंक्रीज़ कर दी है, 5%। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स था 2020-21 में, पहले थी 3%, अब भाई तुम 5% तक का बोरो कर सकते हो, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे ये चीज़ याद रखनी है कि भाई जो बोरिंग पावर है सेंट्रल स्टेट की वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि हाँ आर्टिकल 292 बोलता है सेंटर को कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू बारो सब्जेक्ट लिमिट इन पार्लियामेंट। जो सब्जेक्ट पार्लियामेंट की लिस्ट में हैं उनके ऊपर सेंटर अनरिस्ट्रिक्टेडली बारो कर सकती है। स्टेट भी ऐसा कर सकती है कि नहीं, इसी आर्टिकल 292 में लिखा है कि दिस पावर इज लिमिटेड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के को थोड़ी सी लिमिटेशन है, ऐसे वो अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर जो नहीं है उनको बारो करने की। अब टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ से आप बारो कर सकते हो, तो सेंटर को भैया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कहीं से भी मंगा सकते हैं, चाहे डोमेस्टिकली और चाहे अब्रॉड। लेकिन हमारी स्टेट जो है सिर्फ डोमेस्टिकली ही लोन रेज कर सकते हैं, कैन रेज लोन डोमेस्टिकली, कोई और रिस्ट्रिक्शन क्या है नहीं, सेंटर में कोई सी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन स्टेट में है भैया, क्या है स्टेट में, ये है कि कैन बारो अपॉन सिक्योरिटी या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जब भी ये बारो करेंगी इनको सिक्योरिटी के तौर पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को करना पड़ेगा क्या, एज ए सिक्योरिटी। और कैन नॉट रेज लोन इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ऑफ प्रीवियस लोन इज ड्यू। अगर कोई प्रीवियस सेंटर से आपने पैसा लिया है, सपोज करो 2 करोड़, और उसमें से अभी 50 लाख अभी आपने नहीं रिटर्न किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो वापस से सेंटर से फंड्स मांगने के लिए, वापस से बारो नहीं कर सकते। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपको याद रखने। अब एक इम्पॉर्टेंट सा फंड है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ये 1999-2000 के टाइम पे आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। अब ये क्यों था, देखो सिंपल सा, सपोज करो ये स्टेट है, स्टेट ए, ये है स्टेट बी। अब कभी क्या होता है, इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है। सपोज करो ए स्टेट ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाया है, बी ने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। अब ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में क्या होगा कि एनुअल बेसिस पे कुछ परसेंटेज 1 से 3% जो ये स्टेट है इसमें कंट्रीब्यूट करती रहेगी। क्यों, ताकि कभी इमरजेंसी के टाइम पे कभी प्रॉब्लम आए, कभी इशू आए फाइनेंशियल का, तो हम इसमें से निकाल के ले लें, एक हिसाब की एक सिक्योरिटी होगी ना। और स्टेट बी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब कभी इशू आए स्टेट बी में कुछ ऐसा, तो उस टाइम पे ये जो स्टेट है ये फेल हो जाएगी उस कैलेमिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। इसलिए ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड था। इनिशियली ये 11 स्टेट्स में था, लेकिन बाद में इसको रिकमेंड किया गया कि सारी की सारी स्टेट्स इसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। अब देखो सपोज करो एक स्टेट ए है, इसको बी है, अब दोनों के पास, सपोज करो इसके पास सी एस एफ है। अब ये इसलिए स्टेट्स के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इसलिए नहीं दिया गया, इसका कंट्रोल आरबीआई में दिया। सपोज करो एक गवर्नमेंट आती है, अब वो काफ़ी सारा फंड इकट्ठा कर लेती है, ज़रूरत नहीं पड़ी उनको यूज़ करने की, और अब नेक्स्ट टेनवर में कोई और स्टेट आती है, तो वो क्या पता इसका मिस यूज़ कर ले, तो इसलिए इसका कंट्रोल जो है आरबीआई का है। आरबीआई अच्छे से अब कंट्रोल करेगा ताकि कोई इसका मिस यूज़ ना करे। अब पढ़ते हैं, अब देखो, तो ये सेटअप किया था लगभग 2000 में आरबीआई ने, ताकि जितने भी रिडेम्पशन लोन हैं मार्केट के उस स्टेट्स के, उसको टैकल करने के लिए। और जो सी एस फंड है इसमें स्टेट जो है कंट्रीब्यूट करेगी 1 से 3% एनुअली डेट लाइबिलिटी फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ बफर फॉर रिपेमेंट ऑफ देयर फ्यूचर लाइबिलिटीज। जो फ्यूचर में आपको लोन वोन पे करना हो, वापस करना हो फंड, तो ये फंड मेंटेन कौन करेगा, आरबीआई। होपफुली अच्छे से आपको याद हो गया। इनिशियली 11 स्टेट्स में था, लेकिन जो 12th फाइनेंस कमीशन थी आपकी 2005 से 10 में, उसने रिकमेंड किया था कि सारी की सारी स्टेट के पास ये फंड होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये स्टेट फंड है मेंटेन किया जाएगा आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के फंड्स और ये एक से होंगे, नहीं, ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट, हाँ, इन द स्टेट ऑफ ए पब्लिक अकाउंट एंड इज़ नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज़। दूसरे पर्पज़ के लिए ये आपको ये फंड यूज़ नहीं करना है, सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ लोन्स, लोन चुकाने के लिए ही है। और इसकी वजह से ये क्या इंश्योर करता है, गुड फाइनेंशियल गवर्नेंस। तो ये वाला आप इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है, या आप अपने मेंस GS2 में भी मेंशन कर सकते हो, गुड गवर्नेंस में भी मेंशन कर सकते हो। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 370, 370। अब भाई ये न्यूज़ में इसलिए था कि 1 साल हो गया है अब्रोगेशन जो हुई थी 370 और 35A की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 370 और
35A क्या है? आर्टिकल 370 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि एक टेम्परेरी प्रोविजन थे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एक स्पेशल पावर देते हैं स्टेट को कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और आर्टिकल 35A क्या बोलता है? ये बोलता है जो ये आर्टिकल 370 को ही आगे प्रमोट करता है कि भाई ये उसको पावर देता है J&K असेंबली को कि वो अपना परमानेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करें उस स्टेट का, ठीक है, उसका साइज, आपके राइट्स, आपके प्रिविलेजेस, उसको आप डिसाइड कर सकते हो। अब हिस्ट्री देखते हैं। 370 कब इंसेप्शन कैसे हुआ, इरोजन कैसे हुआ और अब्रोगेशन क्या हुआ? 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया और 1947 26 अक्टूबर में J&K ने इंडिया को एक्सीड कर दिया, बोला कि हम आपकी तरफ आएंगे लेकिन हमें आप मिलिट्री हेल्प कीजिए। 1 जनवरी 1948 1949 में इंडिया ने अप्रोच किया UN को कि भाई आप आएँ और पाकिस्तान को बोलें कि आप लोग हट जाएं। UN रेजोल्यूशन 47, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, UN रेजोल्यूशन 47 क्या है? तो ये एक सीज़ फायर डिक्लेयर करवाया इसने इंडिया और पाकिस्तान के लिए और आर्बिट्रेटर का काम किया। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को विड्रॉ करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर से, और इंडिया को बोला कि भाई आप आर्मी का साइज़ को रिड्यूस कर दीजिए, और उसके बाद बोला कि प्लेबिसाइड करवाया जाए। लेकिन प्लेबिसाइड हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने विड्रॉ किया नहीं और इसलिए प्लेबिसाइड नहीं हुआ। प्लेबिसाइड क्या होता है कि भाई पीपल से पूछा जाएगा कि आप चाहते क्या हो, क्या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, क्या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो, या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। लेकिन प्लेबिसाइड पॉसिबल हुआ ही नहीं। फिर 1951 में जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्रिएट की गई लोगों ने, टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए। फिर 1951 अक्टूबर 31 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फर्स्ट टाइम मीट हुई, पहली बार मिली। अब 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ। उसने क्या बोला कि आर्टिकल 35 को हम ऐड करते हैं, और ये जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही खुश होगी कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया गया है। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ है लेकिन पार्लियामेंट की वजह से नहीं हुआ है, तो ये एक थोड़े से गैप थे। खैर इसको आगे देखते हैं। अब जब 35A इंसर्ट हो गया तो J&K के लोग बहुत खुश हो गए, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत खुश होगी। अब इस इंसर्शन में पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं हुआ, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये बाद में स्ट्रक डाउन हो सकती है, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के तो यार कोई सा भी ला आप इंक्लूड नहीं कर सकते, कोई भी एक्ट, कोई भी आर्टिकल नहीं इंक्लूड कर सकते। तो ऐसे सारे ये सब एक्शन जो प्रेसिडेंट के थे यूनिलेटरल एक्शन थे, और इसने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए कि आने वाली गवर्नमेंट्स इसको अबॉलिश कर सकें, धीरे धीरे इसको ख़त्म कर सकें। 1956 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो J&K का अडॉप्ट किया गया। तो ये याद रखना, 17 नवंबर 1956 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अडॉप्टेड। और 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K फोर्स में आ गया और जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कंसीडर और डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। अब 1963 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी लोकसभा में। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 370 हैज़ बीन इरोडेड, इसको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, और उन्होंने बोला एक प्रोसेस ग्रेजुअल इरोजन है जो हम को कंटिन्यू रखना है और हम इसको अलो कर रहे हैं। अब 2000 में क्या हुआ, 26 जून की बात है, ऑटोनॉमस रेजोल्यूशन पास हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली के ख़िलाफ़। लेकिन इसको उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को अब चीज़ें समझ आने लगी कि भाई ये तो प्रेसिडेंशियल सिर्फ ऑर्डर है, पार्लियामेंट ने तो अप्रूव नहीं किया है। तो इन्होंने बोला हमें 1953 से पहले वाला स्टेटस दिया जाए। अब ये 1953 क्यों आया? 1953 यूँ आया क्योंकि 1954 में ही प्रेसिडेंट ने इसको ऑर्डिनेंस जो इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब ये तो सारा जमेला तो 1954 के था, तो 1954 से पहले तो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमस थी। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने ऑटोनॉमस रेजोल्यूशन पास किया कि ताकि हमें 1953 का स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिले। अब 2000 में ऐसा हुआ कि यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। अब 2019 में क्या होता है, 5 अगस्त की बात है, आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया। अब यहाँ देखो, जब ये J&K ने ये लाया था कि हमें 1953 का स्टेटस दिया जाए प्री, तो तब इसको रिजेक्ट 2000 में किया क्योंकि वहाँ पे तब बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, तो अब नेक्स्ट बात क्या आती है, अब 2019 में
सारी की सारी क्लॉजेज जो हैं 370 की उसको अब्रोगेट किया गया। मतलब कि आर्टिकल 370 है लेकिन उसकी जो क्लॉजेज है सारी की सारी नलीफाई कर दी हैं। मतलब फिलहाल के लिए एक शेडो जोन कर दिया गया कि अब ये एप्लीकेबल नहीं है, एक हैंडीकैप बना दिया गया। आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा नहीं है, सिर्फ एब्रोगेट हुआ है। और 31 अक्टूबर 2019 को एक चीज़ याद रखनी है, 5 अगस्त 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस था वो एज ए स्टेट ख़त्म हो गया। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब 31 अक्टूबर को ही क्यों किया? क्योंकि हमारे वहाँ पे किसका बर्थ एनिवर्सरी आती है? यूनाइटेड मैन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मैन ऑफ इंडिया। अब देखो, तो इस तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 यूटीज़ में, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी, एक अब बनाया गया 31 अक्टूबर 2019। तो ये सारा का सारी आपको डिटेल आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था सारा का सारा कंप्लीट हिस्ट्री से लेकर आज प्रेजेंट कैसे इनको अब्रोगेट किया, कैसे इंक्लूड हुआ आर्टिकल 370। तो ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कौन सा? इंटर स्टेट काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखो, इंटर स्टेट काउंसिल हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल, आर्टिकल 262 262 और 263। आर्टिकल 262 डील करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड। आर्टिकल 263 करता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो याद रखना, पहले पानी है उसके बाद स्टेट आई। सो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आता है आर्टिकल 262 में और इंटर स्टेट डिस्प्यूट आता है आर्टिकल 263 में। सो एक चीज़ याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी। अब ये सेटअप किसने की थी? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 में। अब इसको रिकमेंड किसने किया था? इसको रिकमेंड किया था आपकी सरकारिया कमीशन ने। तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आपका इंटर स्टेट काउंसिल आया है। अब ये क्यों था? टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन, डायलॉग्स एक्सेट्रा। सारी की सारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन होगी फ्रॉम सेंटर। सेंटर से कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर और 6 कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो ये होता है कि जो सपोज करो जो यहाँ पीएम होगा वो अपने आप ही, यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो है ही लेकिन इस कमेटी का अपने आप ही चेयरमैन बन जाएगा। उसको बनाना नहीं पड़ा या उसने बनना नहीं पड़ा, वो अल्टीमेटली खुद से ही बन गया है। तो इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा चेयरपर्सन रहेगा और 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर रहेंगे। और स्टेट्स की तरफ से सीएम और गवर्नर होंगे, यूनियन टेरिटरी से सीएम और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके। अब देखो, कैन इट डिस्कस सम लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट? क्या ये गवर्नमेंट की कुछ लीगल कंट्रोवर्सीज को डिस्कस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसका डिसीजन जो है ना वो बाइंडिंग नहीं है, इसका डिसीजन है एडवाइजरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो है इसके अंडर वो बाइंडिंग है। आर्टिकल 131 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो क्या रहने वाला है? बाइंडिंग। सॉरी। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट कब बनाया गया? 1991 में। इसको हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 2011 से एज आल्सो फंक्शनिंग एज सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल। तो ये सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल भी एज ए काम कर रहा है। स्टैंडिंग कमेटी सेटअप की गई थी 1996 में और यूनियन होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो स्टैंडिंग कमेटी है इसका चेयरपर्सन कौन है? इसका चेयरपर्सन है यूनियन होम मिनिस्टर। 5 कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन होते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब ये इसका स्टेटस क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल का स्टेटस, 5 जोनल काउंसिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टाइप ऑफ बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन जो 5 जोनल काउंसिल है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर आया था। जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वो भी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर आया था? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंदर। अब इसका चेयरमैन कौन होता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का मैंने जैसे बताया प्राइम मिनिस्टर होता है। 5 जोनल का कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर होता है और नॉर्थ ईस्ट का भी यूनियन होम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरपर्सन इंटर स्टेट काउंसिल का बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन 5 जोनल काउंसिल का चीफ मिनिस्टर होते हैं लेकिन वो बाई रोटेशन वाइज होते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो वाइस चेयरमैन होगा वो होगा मिनिस्टर ऑफ डोनर, DONER। सो मिनिस्टर ऑफ डोनर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। हमने इंटर स्टेट काउंसिल के साथ साथ 5 जोनल काउंसिल के बारे में भी पढ़ लिया और साथ में हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आता है लास्ट टॉपिक जो है आपका वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये रिलीज कौन करता है? देखना,
ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। तो ये सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव है ना, कुछ नहीं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड है। तो यूएस बेस्ड एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम देखते हैं, किसके बारे में, जो हमारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब, 2018 में। इसका काम क्या था कि जो हमारी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के, उनको इम्प्रूव किया जाए। जितनी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए। करंटली ये 112 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ऐसी अगर स्टेटमेंट आ जाती है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द इंडिया, नो, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 112 डिस्ट्रिक्ट। तो ये नंबर रखना याद जरूरी नहीं है, बस इतना याद होना चाहिए कि लगभग पूरे इंडिया में ये नहीं हो रहा है। और पूरे इंडिया में कितनी, इसके अंडर इंडिया की 739 डिस्ट्रिक्ट जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसके अंडर अभी फ़िलहाल 112 ही डिस्ट्रिक्ट को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। इसके 6 मेन थीम्स हैं, कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को प्रेफरेंस दी जाएगी लगभग 30%, एजुकेशन 30%, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज है, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, देन स्किल डेवलपमेंट है, देन देर इज़ अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे इंडिया में मोस्टली लैक करता है काफ़ी सारी चीज़ के लिए। अब देखो, जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, ये आपका GS3 में अलग से टॉपिक भी है, तो इसके बारे में आप ज़रूर अलग से कर लीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, हर एक तरीके से, सपोज करो कोई एक रूरल एरिया है उसको डिस्टेंस पे ही ATM मिल जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को बैंक अकाउंट्स खुलवा देने चाहिए ताकि वो भी कनेक्टेड रहें, कोई भी स्कीम्स आए वो अच्छे से उनको कर लें, ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूसिवली उनको क्या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि इन बेचारे गांव वालों को हज़ारों किलोमीटर दूर जाके ATM के लिए जाना है तो पर डे का वो इतना डिस्टेंस मेंटेन हो, तो वो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर नहीं लिखा जाता, वो कंसीडर नहीं किया जाता। खैर, ये आप GS3 में से आप इसको पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन, वहाँ पे एक टॉपिक होगा, उसमें आप उसके अंदर आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 6 थीम से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, देन देर इज एजुकेशन, देन देर इज एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, देन देर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन देर इज स्किल डेवलपमेंट एंड देर इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सब दोनों के दूसरा सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक आपका पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है और होपफुली आपको अच्छे से हो गया होगा, समझ आ गया होगा। लेकिन हम ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम एक बारी क्या करेंगे, एक बारी रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये बहुत ही अच्छा था, लंबा लेक्चर था, लेकिन कोई बात नहीं, रिवाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज से ये रहने वाला है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से और दिमाग में आ जाएंगी। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से एक बारी रिवाइज करते हैं। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 सेकेंड। हाँ जी। सो क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, फर्स्ट आवर ऑफ द सीटिंग पर डे की। जैसे यहाँ से समझते हैं, जैसे 11 से 12 बजे आपका क्वेश्चन आ रहा है, 12 से 1 बजे आपका 0 आ रहा है, उसके बाद लंच और उसके बाद जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स होंगी। अभी क्वेश्चन आवर किस किस दिन पे नहीं हो सकता, बजट वाले दिन नहीं होगा, फर्स्ट लोकसभा का सेशन तब नहीं होगा, न्यू जब लोकसभा आएगी, और प्रेसिडेंट जब एड्रेस करेगा, चाहे न्यू ईयर पे करे और चाहे न्यू लोकसभा पे करे। क्या प्राइवेट मेंबर इसमें हो सकता है? बिल्कुल। आस्क क्वेश्चन, यस ही विल आस्क। 0 हार उसके बाद शुरू होता है। देन हाफ एंड डिस्कशन क्या होता है, जब कोई अनसेटिस्फाई रहता है तब डिस्कशन होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्या होती है, 2 घंटे से कम की जो डिस्कशन होती है। अनस्टेड जो रिटर्न होते हैं, स्टेड जो ओरल होते हैं, और शॉर्ट नोटिस जो लगभग लेस देन 10 डेज के लिए होता है। प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, नॉन मिनिस्टर MP जो ऐसे MP जो मिनिस्ट्री उनको नहीं मिलती उनको बोलते हैं नॉन मिनिस्टर, और ये 2.5 घंटे के लिए होता है। फ्राइडे के दिन 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, और 1970 के बाद कोई सा भी पास नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री 2 कमेटी होती हैं, एडॉक होती है, एक परमानेंट होती है। जो एडॉक होती है टेम्परेरी होती है, काम करके ख़त्म हो जाती है, और जो परमानेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हर साल में रेगुलर इंटरवल पे। और पार्लियामेंट कमेंट्री जो होती है, इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्लियामेंट कमेंट्री का, बिल्कुल है। नेक्स्ट ये कमेटीज़ हैं जिनका मिनिस्टर पार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके 22 मेंबर होते हैं, एस्टीमेट के 30 होते हैं, और पब्लिक अकाउंट इंडस्ट्री के 22 होते हैं। और जो सबसे बड़ी है वो एस्टीमेट कमेटी है, इसका जो चेयरमैन होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, और जो पब्लिक अकाउंट है उसका अपोजिशन से होता है। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है, ठीक है, और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफाइंड है। और इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम देखेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको बोलेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट रिमूव करेगी, गवर्नमेंट पे कर रही है, या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, या उसके क्या फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के अंडर। राज्यसभा का जो इलेक्शंस है
250 सीट्स होती हैं राज्यसभा में और 12 जो होती हैं नॉमिनेटिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 80 के अंदर लिखा है। और जो टर्म होगा 6 ईयर का होगा, हर दूसरे साल 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होंगे। ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेस हमने देखा, MP लैड स्कीम देखी थी, और अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा था। ये का हमारा लॉ मिनिस्टर है सबसे हाईएस्ट इंडिया का, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखना, ये क्या प्राइवेट में अपना काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्राइवेट में काम तब नहीं कर सकता अगर अपोजिशन पार्टी अगर कहीं गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये डिस्प्यूट हैंडल करता है स्टेट के बीच में, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू सेंटर, सेंटर टू गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और जो आप अपना ये ऑफिस होल्ड करता है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे करता है। इसका टेन्योर वगैरह कुछ भी नहीं है, 1 साल रिसेंटली इंक्रीज कर दिया है। प्रेसिडेंट जो इंक्लूड करेगा वही होगा इसका। नया शेड्यूल जो आता है आर्टिकल 31B में इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इंक्लूड किया गया था। जुडिशियल रिव्यू क्या है? बिल्कुल है, जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो थे। इसके रिलेटेड केस कौन सा? आईआर कोयलो केस 2007 का है। और ये कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे इसके अंदर? किसी जब भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा या किसी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे हमने। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो 6th शेड्यूल का था। अब 6th शेड्यूल का देखो, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ट्रिक क्या है? ATM है। मणिपुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल। और इनर लाइन परमिट के बारे में हमने देखा था। इनर लाइन परमिट क्या है कि भाई जो भी स्टेट्स हैं, अब इसको कैसे याद रखना है यार? देखो, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न, जो ये वाली स्टेट्स हैं, बाहर बाहर वाली, जो ये बाहर बाहर वाली स्टेट्स हैं ना, इनमें इनर लाइन परमिट है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, म्यांमार है जो, उसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपको लंबी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें, अगर सपोज करो इंडिया है तो बांग्लादेश यहाँ पे है, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद होनी चाहिए। सो इसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। नेक्स्ट, फॉरेनर्स के लिए जो परमिट है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। वो जहाँ वहाँ की कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना, किसके लिए? भूटान के लिए नहीं है, और वहाँ पे ये लोग बाकी जा सकते हैं। नेक्स्ट, 5th और 6th शेड्यूल का डिफरेंस देखो। 5th शेड्यूल की स्टेट्स जो हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ऊपर से याद रखेंगे कैसे हम। हिमाचल प्रदेश, दैन थोड़ा सा साउथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए, गुजरात, देन देर इज़ राजस्थान, एंड देन देर इज़ झारखंड, देन देर इज़ छत्तीसगढ़, देन देर इज़ ओडिशा, देन देर इज़ सेंटर में आएंगे तो MP के नीचे अगर इस तरफ चले जाएंगे तो महाराष्ट्र से काफ़ी सारा इधर को आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 की 10 इस फ्लो में अगर आप याद रखोगे ना तो कभी नहीं आप भूलोगे। तो ये ऐसे ही आप ध्यान में, माइंड मैप में आप ऐसे ही छिपा लीजिए दिमाग में कि ये स्टेट्स जो हैं वो 5th शेड्यूल का पार्ट है। और 6th में तो सिंपल है, ATM, MI और ME। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर इज़ नॉट देयर। सो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज कर सकता है UPSC या कोई भी एग्जाम, स्टेट BCS। अच्छा, कौन इनकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है 5th में, और 6th में गवर्नर। और इंपॉर्टेंट क्या था? पेसा एक्ट 5th शेड्यूल में लगता है, 6th में नहीं लगता है। 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, और 6th शेड्यूल में क्या होती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अब ये जो रिसेंटली जो पावर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टिकल 292 जो है सेंटर के लिए भी है, स्टेट के लिए भी। आर्टिकल 292 क्या बोलता है कि भाई सेंटर के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट के पास बिल्कुल है रिस्ट्रिक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम अगर आपने इतना टाइम अगर इन्वेस्ट कर ही दिया तो 2-4 मिनट की कोई बात नहीं है, ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से चीज़ें आपको दिमाग में रह जाएँ, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतने अच्छे तरीके से आपको दिमाग में मैं बिठा दूंगा। बस सिर्फ थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन सेंटर को नहीं होती है, लेकिन स्टेट को होती है। भैया, स्टेट सिर्फ डोमेस्टिकली ही ले सकता है, तो क्या स्टेट फॉरेन से ले सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। आर्टिकल 292 यही बोलता है, और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेंटर के लिए। डोमेस्टिकली भी ले सकते हैं और अब्रॉड से भी ले सकते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन कोई सी भी नहीं है, लेकिन स्टेट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्या? ये जब भी लेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को क्या करेंगे? सिक्योरिटी करेंगे। और देन अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन पहले से ही पेंडिंग है, सॉरी, तो उस केस में ये नहीं ले सकते हैं। तो और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? आर्टिकल 370 हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। आर्टिकल 335A भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है।
पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है, ये पूरे का पूरा केस कैसे क्या था, क्यों, किस वजह से ये कंप्लीट हुआ है, तो ये भी हमने कर लिया है। इंटर स्टेट काउंसिल के साथ साथ हमने 5 जोनल काउंसिल का भी देख लिया है और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का भी देख लिया है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखो इसका जो मेन जो नोडल मिनिस्ट्री, नोडल जो बॉडी कह सकते हैं ना, वो है नीति आयोग। तो एक चीज़ याद रखना, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को ही बोला है कि भैया तुम एज ए नोडल मिनिस्टर हो, तुमको एज ए चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे कैसे इन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करना है। और हमारे यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो 739 जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की गई हैं उनसे। तो इसके 6 थीम्स है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, देन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट ईयर में एक, या लास्ट ईयर में ही है शायद, में भी आई एम स्किपिंग में, तो उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। 2018 में क्वेश्चन था यूपीएससी का कि भाई ये कौन देता है, तो ये देता है वर्ल्ड बैंक। लेकिन 2019 में जो क्वेश्चन आया था ना, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कुछ पैरामीटर, भाई कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसके ऊपर उसको देखा जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पता इस बार क्वेश्चन पूछेंगे भाई जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो कौन कौन से थीम्स पे थी। तो इसलिए ये बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेती है यूपीएससी, ठीक है ना। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है यार। देखो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस और अच्छे से समझने के लिए। होपफुली मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा पाया हूँ। आपके PT 365 तो हमने सेकंड और थर्ड कंप्लीट किया ही, लेकिन हमने, अगर आप चेक भी कर लेना, जो PT 365 है उससे ज़्यादा ही हमने कवर किया है। उसमें जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स वही हैं, कुछ टॉपिक्स हालांकि आपको अलग दिख सकते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को हमने थोड़ा सा अगले नेक्स्ट लेवल पे जाके किया, क्योंकि अगर हम होलिस्टिकली कवर करेंगे तो तभी फ़ायदा है। देयर इज़ नो पॉइंट के पूरा का पूरा PT 365 एज इट इज़ आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया जाए। ऐसे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो एज इट इज़ वहाँ PT 365 ही पूरा का पूरा करते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है यार, थोड़ा सा टाइम दिया करो। और इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से पेशेंस के साथ सुनिए, बार बार सुनिए। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से कर लेते हो, इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आई अश्योर यू कि इससे बाहर नहीं आएगा। आप मतलब टैकल कर लोगे। ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, लेकिन अगर इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है इन टॉपिक्स में से, तो एटलीस्ट आप इलिमिनेट करके ना कम से कम अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको नहीं आती। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको सारी स्टेटमेंट्स आती होंगी, लेकिन जो टेक्निक जो क्वेश्चन सॉल्व करने की है ना, वो एलिमिनेशन है सबसे बेस्ट। कोई भी ट्रिक आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा। सब बोलते हैं कि बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं या ये है वो है, कुछ भी नहीं होता है, वो सब तुक्के होते हैं। सो तुक्का लग गया देन ओके, अगर नहीं लगा तो देन फिर आपको नेगेटिव मार्क्स, आपको पता ही है एक एक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 की भी वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है, सबसे पहले एक सेकंड, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है, सबसे पहले उसमें क्या चीज़ देखनी है कि भाई इस क्वेश्चन में से अगर सपोज करो 3 स्टेटमेंट्स हैं या 4 स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी गलत है, सबसे पहले आपको रॉन्ग वाली ढूंढनी है। अगर सपोज करो ये स्टेटमेंट गलत है, मिल गई आपको गलत स्टेटमेंट, 100% आप श्योर को इस स्टेटमेंट का ये आंसर तो हो नहीं सकता। फिर उस स्टेटमेंट को नीचे ऑप्शंस जो 4 दिए होते हैं उनमें देखो यार किस किस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की वजह से कौन कौन से मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। अगर आप कहीं 2 भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो एक ज़्यादा चांसेस है आपके क्वेश्चन ठीक करने के, अब 50-50 पे आ जाओगे। तो फिर नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देखिए, अगर कहीं आपको लगता है कि भाई हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये इस स्टेटमेंट में नहीं है, ये और ये अगर इस स्टेटमेंट में है तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन डील कर सकते हो। जो 1 लाइनर होते हैं उसके लिए ये होता है कि बेसिक आप अपना सारा का सारे NCERTs कंप्लीट करके जाएं, स्टैंडर्ड बुक्स उसके बाद कंप्लीट करके जाएं, करंट अफेयर को थॉरोली आप कंप्लीट करें। डेली करंट अफेयर आता है तो ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट या 12 मिनट का होता है, इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसमें मैं होलिस्टिकली क्वेश्चन फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि सिंपल अगर आप करंट अफेयर पढ़ते जाओगे तो यार उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करंट अफेयर या कोई सी भी चीज़ MCQ की फॉर्म में करते हो, जब आप अटैम्प्ट करते हो, जब वो गलत होती है, जब उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रह जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के काम आएंगी। और एक चीज़ और है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको सारे के सारे आना ज़रूरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो नहीं सकती, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं हर एक एग्जाम में। लेकिन एटलीस्ट जो 1 लाइनर होते हैं ना, वो उनके ऊपर आप कमांड कर सकते हो। अपना स्टैटिक पोर्शन जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। किसी भी एग्जाम में 60 to 70% जो होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन होता है। अगर हम UPSC की बात करें, बड़े एग्जाम की बात करें, तो लगभग 60 से 70% आपको क्वेश्चन जो है स्टैटिक मिलेंगे। और अगर आप 60 से 70 में से अगर आप 55 से 60%, 55% भी अगर ठीक कर लेते हैं, और जो बाकी 30% करंट अफेयर या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर 15 भी कर लेते हैं ना, तो यू आर इन या सेफ साइड। लगभग अराउंड 40
5 to 51 या 52% का ही कट ऑफ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में होता है। और सेम गोज़ टू पीसीएस में यार करंट अफेयर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा आती है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो लगभग कह सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। और मैक्सिमम उसमें से 20 से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके वन लाइनर होते हैं, सिंपल पर्सनैलिटीज़ दी होंगी, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, या कोई रिसेंट किसी की प्राइम मिनिस्टर की विजिट किसी कंट्री में हुई है तो कुछ साइन हुआ है, या प्रेसिडेंट की हुई है, या वाइस प्रेसिडेंट ने कहीं जाके कुछ इनागुरेट किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में आ चुके हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक हिंट मिलती है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगर हम यूपीएससी की क्वेश्चन करें तो अगर सपोज करो आप किसी भी एक प्रियम्बल पे देखते हैं तो प्रियम्बल पे देखना है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, जो ऑप्शंस फ्रेम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, वो अप्रोच आप फॉलो करके बाकी टॉपिक्स को भी उसी तरीके से पढ़ सकते हो। और पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो पीसीएस में यार करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना, करंट अफेयर की जो क्वेश्चन की वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का मतलब नॉलेज होनी चाहिए, हाँ भाई ये चीज़ इसके रिलेटेड थी, हाँ ये चीज़ इसके रिलेटेड थी, तो उसके हिसाब से भी आपका आंसर निकल आएगा। और जो बाकी स्टैटिक पोर्शन होते हैं वो तो आपको करना ही है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, रेलवे का लीजिए, एसएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, सीडीएस लीजिए, एनी एग्ज़ाम, उसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन जो है 100% कवर करना है। सो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, सो होपफुली आपको ये चीज़ें काम आएंगी। सो थैंक यू वेरी मच।